नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रांसफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैम ने एनसीईआरटी पढ़ाना शुरू कर दिया है और आपको कंप्लीट एनसीईआरटी जियोग्राफी पढ़ाएंगी। दोस्तों, एग्ज़ाम के लिए खासकर सिविल सर्विसेज के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज से मैं आपको बिल्कुल बेसिक से क्लास 6 साइंस की एनसीईआरटी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें कुल 10 चैप्टर हैं और डेली हम एक चैप्टर पढ़ाएंगे। तो पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं, भोजन के घटक। तो पहला चैप्टर है भोजन के घटक। पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिनमें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल बैगन दाल और बैगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांबर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां भी हो सकती हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में यदि किसी खाद्य पदार्थ में यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2 ये इम्पोर्टेंट है। मंड के लिए परीक्षण परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालिए। खाद्य पदार्थों के रंग में होने वाली परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया है? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। इस परीक्षण को किसी अन्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि इसमें मंड है। अपने परीक्षण को सारणी 1.1 में लिखिए। ठीक। प्रोटीन के लिए परीक्षण। अब हम देखते हैं किसके लिए परीक्षण है। प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है, क्या है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट करें अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ प्रखनली में डाल दें और 10 बूंद जल मिलाकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब ड्रापर की सहायता से प्रखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए प्रखनली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या प्रखनली का पदार्थ आपने क्या देखा? क्या प्रखनली का पदार्थ बैगनी रंग का हो गया है? बैगनी रंग का खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। यदि खाद्य पदार्थ में बैगनी रंग आ गया है तो क्या होगा? प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है यह। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। वसा के लिए परीक्षण। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। इसे एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए।
ध्यान रखें ध्यान रखें कि कागज ध्यान रखें कि कागज फट न जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? कागज को किसी प्रकाश के सामने कागज को क्या करेंगे, किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। यदि तेल का धब्बा नहीं दिखाई देता है तो इससे यह उपस्थित होता है कि वसा की मात्रा नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया है? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो? हमने तीन पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? अब हम देखते हैं कि जो पोषक हैं हमारे शरीर के लिए क्या फायदे हैं इनके। जैसे कि हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता में यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। ये देखिए, कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं जैसे शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूं, ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। नीचे देखते हैं, वसा के स्रोत, जो पादप स्रोत हैं वसा के, उनमें क्या है? मूंगफली है, आपका तिल है, गिरी है, ठीक। और जंतु से जो प्राप्त होता है वसा, उसमें आपका मछली है, मांस है, अंडे हैं। प्रोटीन के कुछ स्रोत में आप देखिए, प्रोटीन के स्रोत में ये चना हो गया, मूंग हो गया, तुअर दाल हो गया, राजमा हो गया, सोयाबीन हो गया, मटर हो गया। मांस के रूप में हम देखेंगे मांस, मछली, पनीर, अंडे, ये जंतु से प्राप्त होने वाले प्रोटीन है, ठीक। अब विटामिन के हम कुछ स्रोत देखते हैं। विटामिन ए किससे किससे प्राप्त होता है? आम से, पपीता से और गाजर से। ये विटामिन ए के कुछ स्रोत हैं। और हम विटामिन बी के अब कुछ स्रोत देखते हैं। गेहूं, चावल, यकृत, ये विटामिन बी के कुछ स्रोत हैं। विटामिन सी के कुछ स्रोत। विटामिन सी में अगर संतरा हो गया, टमाटर हो गया, अमरूद हो गया, मिर्च हो गया, नींबू, आंवला, ये विटामिन सी के स्रोत हैं।
प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन की आवश्यकता किसके लिए होती है? हमारे शरीर में वृद्धि करता है और शरीर को स्वस्थ रखने में प्रयुक्त होता है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन जो होते हैं रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, यानी विटामिन के द्वारा हमारे शरीर की रक्षा की जाती है। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ विटामिन इनमें से कुछ विटामिन इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारे शरीर की त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है, यानी विटामिन ए हमारे शरीर की त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारे मदद करता है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 1.6 1.9 में दिखाए गए जो हम पढ़ चुके हैं ऊपर। ये देखिए आयोडीन के कुछ स्रोत हैं, जैसे पालक हो गया, अदरक हो गया। फास्फोरस के कुछ स्रोत हो गए आपके ये। लोहे के कुछ स्रोत हैं, कैल्शियम के कुछ स्रोत हैं। ठीक, अब आपको पढ़ते हैं ये क्या लिखा है देखते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिसमें लोगों में इसकी कमी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र 1.10 में दर्शाया गया है। अधिकतम खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर में आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे शरीर में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल जो होता है, जो पाचक भोजन होते हैं उनको अवशोषित करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र या पसीनों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। यानी जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में, उनको जल क्या करता है? बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का
पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। क्रियाकलाप 3। इसमें क्या है, क्रियाकलाप 3 में देखते हैं। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है, तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। संतुलित आहार। संतुलित आहार सामान्यतः पूरे दिन में जो भी कुछ हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। यानी पूरे दिन में जो भी हम कुछ खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम हो। यानी कोई भी तत्व, जैसे पोषक तत्व हम जब लें तो न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। क्या आप सोचते हैं क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु के वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भी भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज में जैसे मूंग हो और चना हुआ। द्विविध भोजन में जैसे दक्षिणी भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। पोषक तत्व नष्ट न हो। पोषक तत्व नष्ट न हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उसके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों की बार बार धोने से दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से पहले भोजन का स्वाद बढ़ता है। सॉरी हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद क्या होता है, बढ़ जाता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। यानी जब भोजन पक जाता है तो उसको आसानी से डाइजेस्ट किया जा सकता है, यानी पचाया जा सकता है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है तो बाद में उसे फेंक दिया जाता है, तो कई लाभदायक प्रोटीन जो होते हैं तथा खनिज लवण की भी हानि हो जाती है। पकाने से विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल, कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? इसमें क्या दिया है, जैसे कि बूझो ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीजें जैसे समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया।
क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारी शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा युक्त हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक मोटापे का कारण बनती है। अभावजन्य रोग अभावजन्य रोग एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी-कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है या यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति में उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है, यानी उसकी कमी से क्या होता है, ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं? अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारी और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। पूरी तरह से क्या हो जाएगा? अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुर्बल हो जाएगी चल हो जाएगा मतलब वह इतना दुर्बल हो जाएगा, इतना कमजोर हो जाएगा कि वह चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव में विटामिन और खनिज के अभाव से क्या होगा? विभिन्न रोगों अथवा विकृतियां हो सकती हैं। ठीक। सभी अभावजन रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। आइए विटामिन से हम देखें कुछ। विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग विकार, जैसे कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? दृष्टिहीनता के लक्षण क्या है? कमजोर दृष्टि, अंधेरा, रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है, यानी ये विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी1 से कौन सा रोग होगा? बेरी कौन सा रोग होगा? बेरी। दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स है अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम की कमी से अस्थियों और दंत क्षय। इसके लक्षण क्या होगा? कमजोर अस्थियां, दंत क्षय। आयोडीन की कमी से घेंगा। इसके लक्षण क्या होंगे? गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। लौह तत्वों की कमी से क्या होता है? अरक्तता यानी कमजोरी। कुछ प्रमुख शब्द हैं जैसे कि संतुलित आहार, बेरी, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, रुक्षांश या रेशे, स्कर्वी, मंड, विटामिन। ये क्या लिखा है देखते हैं दोस्तों। यह FSSAI मानकों के अनुसार दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थों का लोगो है। खाद्य पदार्थों को सुदृढ़ीकरण से अभिप्राय है कि मुख्य भोजन जैसे चावल, गेहूं, तेल, दूध और नमक में प्रमुख विटामिनों
और खनिजों को मिलाकर उसके पोषक तत्वों को उत्तम बनाना है। सारांश पढ़ लेते हैं हम। सारांश में हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में के नाम जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों का पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे शरीर में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोगों अथवा विकार उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। कल हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब के लिए नमस्कार।